Hello everyone, welcome to chapter of democracy. Today we are discuss on four essential conditions for success of democracy. This is the last lecture of democracy. Let's discuss each and every condition one by one. Okay. कल हमने फोर इसकी एसेंशियल कंडीशन हमने रीड करी थी, डिस्क्राइब करी थी. आज बाकी की फोर कंडीशन हम देखेंगे कि फिफ्थ कंडीशन जो है हमारे पास सबसे पहले वो है फ्रीडम टू सिटीजन. इसमें हम बात करते हैं फ्रीडम टू सिटीजन की कि व्हाट इज़ फ्रीडम टू सिटीजन. तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स. जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है टू द सिटीजन. हर व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करवाता है एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड. और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स दे रहा है वो किसी ना किसी तरह प्रोटेक्ट होने ही चाहिए. पूरा ये एक डेमोक्रेसी में ही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीज़न को, तो वो प्रोटेक्ट होने चाहिए. और आपको सभी को पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं. जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. अगर वो राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा और हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की. तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा. अगर फंडामेंटल राइट्स है और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो वही एक डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर आता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड. और वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होने चाहिए. सेकेंड पॉइंट इसका है फ्रीडम टू सिटीजन मीन्स दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज़. हर व्यक्ति को ये राइट है फ्री होने का. वो फ्रीडम वो फ्री फॉर्म हो हर चीज़ से, जिससे वो अपने कहीं पे भी जाके अपने जो मन की व्यथा है, जो अपने अपने विचार है वो एक्सप्रेस कर सके, बता सके. ऑर्गेनाइज मीटिंग, कहीं पे भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके एंड कंडक्ट मीटिंग पीसफुली. और जो मीटिंग करवाए वो पीसफुली हो सके. तो ये सब कब किया जा सकेगा? एक डेमोक्रेसी के अंदर किया जा सकेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किया जा सकेगा. तो फ्रीडम टू सिटीजन, हर व्यक्ति को यह राइट होना चाहिए कि वो हर तरीके से फ्री हो. तो एक डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है. बाय फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, पीपल कैन पीसफुली अपोज द रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट. तो उन राइट को यूज़ कर जो सिटीज़न है वो रॉन्ग पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से अपोज कर पाएगा. तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेस बनाने के लिए कि फ्रीडम टू सिटीजन, हर व्यक्ति को फ्री फॉर्म होना चाहिए, हर व्यक्ति फ्री होना चाहिए अपने व्यू को लेकर, अपने राइट्स को लेकर. और और जो वो अपोज कर सकें रॉन्ग पॉलिसी, गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी का अपोज कर सकें. इस तरीके से फ्रीडम टू सिटीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन मानी जाती है डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए. अब जो 6 पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी. देखिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक कंट्री को सक्सेस बनाने के लिए. जो वहाँ की जुडिशरी जो सिस्टम है वो पूरा बहुत मजबूत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, पूरी तरीके इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तभी वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस हो पाएगा. तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी. हर एक कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी सिस्टम होना ही चाहिए. जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट मीन्स जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ही होगा. विच कैन कंट्रोल गवर्नमेंट, जिससे वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको कंट्रोल कर सके एंड स्टॉप इट. और जो भी पॉलिसीज़ है, जो गलत पॉलिसीज़ है उनको बंद कर सके, स्टॉप कर दे. इट फ्रॉम बीइंग डेस्पोटिक, उसको डेस्पोटिक बनने से रोक सके. जो गवर्नमेंट है वो डेस्पोटिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जुडिशरी उसको डेस्पोटिक बनने से रोकती है, रोक सके. तो इसके लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. डेस्पोटिक मतलब होता है एक निरंकुश हो जाना, तानाशाही होना.
होना, जिस पे किसी का अंकुश नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ऐसी हो जाए तो डेमोक्रेसी किस बात की, वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। अगर व्यक्ति के हाथ में ही सारी पावर होगी और बिल्कुल निरंकुश हो जाएगी, उसका जुडिशरी पे कोई अंकुश नहीं होगा, जुडिशरी उस पर अंकुश नहीं लगा पाएगी, तो वो बिल्कुल तानाशाह हो जाएगी, अपनी मनमानी करने लगेगी। तो ऐसा गलत हो जाएगा, वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री सक्सेस में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जुडिशरी सिस्टम को उसको अंकुश लगाना ही पड़ेगा गलत पॉलिसी को लेकर। तो वो डेस्पोटिक ना हो जाए, इसलिए जुडिशरी फ्री फॉर्म होनी चाहिए, जिससे वो आराम से उस पर हस्तक्षेप कर सके, गलत पॉलिसी को अपोज कर सके। तो यहाँ पे डेस्पोटिक मतलब होता है तानाशाह होना, निरंकुश होना। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन है, वहाँ तो वो एक प्रकार का डेस्पोटिक ही हैं, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, मनमौजी हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही काम करते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो डेस्पोटिक हो जाती है। तो जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी पे निरंकुश पॉलिसी जो है उनकी, उस पर पूरी तरीके से वो स्टॉप कर सके, उसको लिमिट में कर सके। देयर शुड बी सम इंडिपेंडेंट पावर टू द जुडिशरी। यहाँ हमने कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ स्वतंत्र पावर दे रखी है जुडिशरी को, हमारे जस्टिस जो है हमारा सिस्टम, उसको दे रखी है। सो इट डज़ नॉट नीड टू वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट। उसको किसी भी प्रकार से किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशरी सिस्टम को, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी गवर्नमेंट के अंकुश में नहीं आएगी। जैसा वो उसको सही लगेगा वैसा गवर्नमेंट को अंकुश लगाएगी। तो इस तरीके की पॉलिसी होना एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे अगर हम चाहते हैं हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छे से चल पाए, सक्सेस हो पाए, तो उसके लिए वहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। या 7 पॉइंट की हम यहाँ बात करते हैं, नेशनल स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर। नेशनल स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है, जो भी स्कीम लाती है, वो ऐसी स्कीम होनी चाहिए, वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। पब्लिक की स्कीम की पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो, तो पॉलिसीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। तो इन डेमोक्रेसी वी शुड मेक सच ए नेशनल पॉलिसी। कुछ ऐसी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए विच शुड बी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो हर व्यक्ति के लिए, हर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल हो। लाइक हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो ये जो यहाँ इससे संबंधित जो भी पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ होनी चाहिए, जिससे हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए, उससे भी नेशनल इनकम हमारी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी जो स्कीम है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, नेशनल स्कीम जो होती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशनल इनकम हमारी डेवलप करे, पर कैपिटा इनकम डेवलप होती है। तो यहाँ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी समस्या कम आती है। तो एक डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेशनल स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर, ऐसी स्कीम बनाई जाए जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं, एट द सेम टाइम इट शुड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, तो उसी समय जो लिविंग स्टैंडर्ड है पुअर वीकर सेक्शन का, जो वुमेन की हम बात यहाँ पे करते हैं, सीनियर सिटीजन, जो वीक पुअर सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाएगा सोसाइटी के अंदर। अगर धीरे धीरे सब चीज़ों में इंक्रीज़ की तरफ अगर हमारा देश जाएगा, तो डेफिनेटली पूरा देश एक कंट्री जो हमारा है पूरा बहुत अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन उसकी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे यही है कि नेशनल स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर की जो भी स्कीम बनाई जाती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। एंड जो लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा लास्ट एसेंशियल कंडीशन है यहाँ पर बहुत ज़रूरी, जो डेमोक्रेसी को सक्सेस की तरफ ले जाता है, वो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे हर चीज़ लिखित रूप में होती है, जहाँ पे हर चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा होता है अनरिटन, जो है वो उसमें लिखित
फॉर्म से नहीं होता है। लाइक ब्रिटेन की हम बात करते हैं, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। ओके, तो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर। इसमें ये साफ बता रखा है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसमें जो लिखावट है, जो भी चीज़ें रूल्स, जितने भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, नियम जो उसमें लिखे हैं वो ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि सभी के लिए ईजी हो, और शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। एंड नो डिस्प्यूट अराइज रिगार्डिंग इट इंटरप्रिटेशन, और कोई भी किसी भी तरीके से मतभेद होनी नहीं चाहिए रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन, या जो भी हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसको समझते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सभी को इजी रूप में वो लैंग्वेज समझ आ जानी चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स हैं। लाइक अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, उनकी पावर फॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर की पावर फॉर्मेशन, सीएम की पावर फॉर्मेशन, जुडिशरी जो हमारा जुरिडिक्शन है उसकी पावर और फंक्शन की हम यहाँ बात कर लेते हैं, और जितने भी पार्लियामेंट की है, लेजिस्लेचर की पावर फंक्शन जो भी हैं, सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित फॉर्म से हैं। तो वो इस लैंग्वेज में होना चाहिए कि सभी को आसानी से वो समझ में आ जाए। तो ये भी बहुत एक मतलब ज़रूरी एसेंशियल एक कंडीशन है डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए। नेक्स्ट, प्रोसीड्योर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट शुड बी रिगिड। जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर कोई भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, वो शुड बी रिगिड, वो थोड़ा सा कठिन प्रोसेस उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आई और जल्दी से आई और अपने हिसाब से उसने अमेंडमेंट कर दिए, सुधार कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बार बार अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो डेमोक्रेसी सिस्टम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, तो ही अमेंडमेंट करनी चाहिए। इसलिए ये प्रोसेस, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कठिन रखा गया है, रिगिड रखा गया है। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, कुछ लिबरल भी हम मान सकते हैं, लचीला भी मान सकते हैं इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आई और उसको अपने अनुसार उसने अमेंड कर दिया, उसको अमेंडमेंट में उसको उसमें अमेंडमेंट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। लॉ बनाने का प्रोसेस रिगिड होना ही चाहिए, थोड़ा सा कठिन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये 8 कंडीशन टोटल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं। 4 मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में आपको बताया था, 4 आज के लेक्चर में बताया। टोटल 8 कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। इनमें से 4 कंडीशन आपको परफेक्टली लर्न होनी चाहिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और अच्छी कंडीशन लगती है आपकी बुक से तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं और उससे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंडीशन आपके जो नोट्स विद नोट्स मैंने आपको बताई हैं, ये अपनी नोटबुक में आप ज़रूर लिखें। बाकी का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें नया हम एक नए चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, नया चैप्टर हम कौन सा लेंगे। तो जब तक के लिए गुड डे, ओके, बाय बाय, थैंक यू।